नाजी प्रथाओं जैसे यहूदियों को एकाग्रता शिविरों में भेजना, सामूहिक हत्याएं और एसएस के माध्यम से जर्मन नागरिकों में भय फैलाना सर्वविदित है। परंतु हिटलर और नाजी पार्टी की एक प्रथा जो अक्सर अनदेखी होती है, वह थी औषधीय पदार्थों का व्यापक दुरुपयोग, जो आज के समय में नशीले पदार्थ कहलाते हैं। उस समय इन ड्रग्स को विज्ञान की अग्रणी सीमा के रूप में देखा जाता था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बीमारियों के इलाज के लिए विकसित की जा रही दवाओं का उपयोग सैनिकों को लड़ाकू मशीनों में बदलने के लिए किया गया। यह आश्चर्यजनक नहीं था। इस एपिसोड में हम नाजी पार्टी द्वारा विकसित प्रयोगात्मक औषधियों और उनके जर्मन सुपरसैनिक बनाने के उपयोग पर चर्चा करेंगे। वेलकम टू वॉर्स एंड आफ्टरवर्ल्ड। ड्रग पेराविटिन, जो मेथाम्फेटामाइन की गोली है, बर्लिन की फार्मा कंपनी टेम्लर ने विकसित किया और 1938 में बाजार में लाया, जहां कुछ समय तक बिना पर्ची के बेचा गया। पेराविटिन को डिप्रेशन के इलाज और चमत्कारी दवा के तौर पर विज्ञापित किया गया था, जो उपभोक्ताओं को उनकी स्थिति के बावजूद केंद्रित, सतर्क और सक्रिय रहने में सहायता करती थी। यह शीघ्र ही जर्मन लोगों में लोकप्रिय हो गया। सितंबर 1939 में इसके लॉन्च के बाद ऑटो रैंके, एक सैन्य डॉक्टर और बर्लिन की अकादमी ऑफ मिलिट्री मेडिसिन के डिफेंस फिजियोलॉजी संस्थान के निदेशक ने 90 विश्वविद्यालय के छात्रों पर इस दवा का परीक्षण करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। दवा के प्रभावों में आत्मविश्वास, एकाग्रता, जोखिम लेने की इच्छा में वृद्धि और दर्द, भूख, प्यास व नींद की आवश्यकता में कमी शामिल थी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इससे जर्मनी के युद्ध प्रयासों को काफी बढ़ावा मिलेगा, जिससे सैनिक बिना विश्राम के कई दिनों तक जागकर लंबी दूरी तय कर पाएंगे। History.com सहित कई स्रोतों के मुताबिक जब सेना के अनेक सैनिक खासकर पोलैंड और फ्रांस के खिलाफ युद्ध में शामिल हो रहे थे, तो वे मादक द्रव्यों के प्रभाव में थे। 1940 में फ्रांस पर हमला करने से पहले सैनिकों में लाखों की संख्या में ड्रग्स की गोलियां बांटी गईं। उस वर्ष अप्रैल में एक उत्तेजक आदेश के कारण अग्रिम मोर्चों पर पेराविटिन और आइसोफेन की 35 मिलियन से अधिक गोलियां बांटी गईं। आइसोफेन एक सम उत्तेजक औषध है जिसका निर्माण नोल फार्मा कंपनी ने किया है। इसे पेराविटिन का संशोधित संस्करण कहा गया है। प्रत्येक टैबलेट में लगभग 3 मिलीग्राम सक्रिय पदार्थ था और निर्माण पश्चात इसे उत्तेजक के रूप में लेबल कर सेना के चिकित्सा विभागों में भेजा जाता था। सेना को आवश्यकता पड़ने पर टेलीफोन पर त्वरित आदेश दिया जा सकता था और निर्देशों में नींद न आने की स्थिति बनाए रखने के लिए 1-2 टैबलेट्स लेने का उल्लेख था। सैनिक पेराविटिन को टैंक चॉकलेट कहते थे। नाजी पार्टी द्वारा जारी की गई दवाएं उनकी सेना को विजय दिलाने और अतिमानवीय प्रदर्शन करवाने की योजना का हिस्सा थीं। नेतृत्व ने गोलियों के साथ साथ शराब और अफीम भी बांटी, यह सोचकर कि नशे में डूबे सैनिक जीत दिला सकते हैं। अपराध शास्त्री वोल्फ कैम्पर के अनुसार मोर्चे पर लड़ने वाले सैनिकों को सोच विचार किए बिना दवाएं देने से पहले सैन्य चालकों पर इसका परीक्षण किया गया, जिन्होंने पोलैंड पर हमले में मदद की। इस योजना ने पेराविटिन को जर्मन सेना के लिए एक उपयोगी साधन बना दिया। हालांकि जल्द ही डॉक्टर दवा के दुष्प्रभावों को लेकर चिंतित हो गए। उन्होंने देखा कि पेराविटिन के प्रभाव खत्म होने के बाद सैनिकों का ठीक होना देर से हो रहा था और नियमित सेवन से इसका असर धीरे धीरे कम हो रहा था। यह कुछ सैनिकों में स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा कर रहा था, जिसमें अत्यधिक पसीना आना और परिसंचरण संबंधी समस्याएं शामिल थीं। कुछ पुरुषों की पेराविटिन के लगातार उपयोग से मृत्यु हो गई और अन्य दुष्प्रभावों में अनिद्रा, मतिभ्रम, अनियमित व्यवहार और दवा के लंबे समय तक उपयोग से मस्तिष्क कार्यों का सुस्त होना शामिल था। स्वास्थ्य मंत्री ने गोली के उपयोग और पहुंच को कम करने का प्रयास किया, परंतु सैन्य कर्मी उत्तेजक प्राप्त करने और उपभोग करने में विफल रहे। पेराविटिन के नागरिक उपयोगकर्ताओं ने भी सरकारी चेतावनियों की अनदेखी की। 1 जुलाई 1941 को पेराविटिन को प्रतिबंधित किया गया। फिर भी 10 मिलियन गोलियां जल्द ही अग्रिम पंक्ति के सैनिकों को भेजी गईं। सैन्य नेतृत्व ने दावा किया कि यह अत्यधिक तनावग्रस्त सैनिकों के लिए एक उपयोगी उपकरण था।
जनवरी 1966 में 500 सैनिक -30 डिग्री सेल्सियस तापमान में रेड आर्मी से बचने का प्रयास कर रहे थे। एक सैन्य डॉक्टर ने बाद में बताया कि लगभग 6 घंटे बाद पुरुष थक चुके थे और बर्फ में लेटने लगे थे, जिससे उनके कमांडिंग ऑफिसर ने पेरविटिन बांटना शुरू कर दिया। डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार आधे घंटे बाद पुरुषों ने खुद रिपोर्ट किया कि वे बेहतर महसूस कर रहे थे। वे फिर से क्रमबद्ध ढंग से मार्च करने लगे, उनका मनोबल ऊंचा हुआ और वे अधिक सतर्क हो गए। इस पदार्थ के व्यापक उपयोग में सैन्य सैनिक के अलावा अन्य लोग भी शामिल थे। नॉर्मन ओहलर, पुस्तक ब्लिट्ज, नाजी जर्मनी में ड्रग्स के लेखक ने एक साक्षात्कार में बताया कि नाजी पार्टी के सदस्य अक्सर ड्रग्स को प्राथमिकता देते थे। उन्होंने देखा कि अर्न्स्ट उडेट विमान खरीद और आपूर्ति के प्रमुख मेथ को पसंद करते थे, लेकिन अन्य, जिनमें हरमन गोरिंग शामिल थे, मॉर्फिन जैसी चीजों को प्राथमिकता देते थे, इतना कि उन्हें इस पदार्थ की लत के कारण मूरिंग के नाम से जाना जाता था। ओहलर की नाजी पार्टी द्वारा ड्रग्स के उपयोग में रुचि तब शुरू हुई जब उन्होंने हिटलर के निजी चिकित्सक डॉक्टर थियोडोर मोरेल द्वारा लिखी विस्तृत रिपोर्टें पढ़ीं। ओहलर ने वर्षों तक दस्तावेजों का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि हिटलर युद्ध के अंत और मृत्यु से काफी पहले ही ड्रग्स के आदी हो गए थे। हालांकि यह अफवाह थी कि फ्यूहरर मेथाम्फेटामाइन का दुरुपयोग करते थे, यह अधिक संभावना है कि वह यूकाडोल के आदी थे, जिसे हेरोइन का निकट संबंधी बताया गया है और इसमें ओपियोइड ऑनिक्सिकोडोन होता है। जुलाई 1943 से जनवरी 1945 के बीच हिटलर को नियमित रूप से दर्द निवारक पदार्थ के इंजेक्शन दिए गए, जो 20 मिलीग्राम तक पहुंच गए। ओहलर का तर्क है कि इस दवा के बार बार उपयोग ने हिटलर को अजेय और दुनिया के शीर्ष पर महसूस कराया, यहां तक कि जब जर्मनी युद्ध में संघर्ष करने लगा और वह वास्तविकता से धीरे धीरे अलग हो गया। 1944 में हिटलर के खिलाफ हत्या के प्रयास के बाद एक डॉक्टर ने उन्हें 75 दिनों के लिए 10% कोकीन समाधान दिया। और भी मजेदार बात यह कि ये हिटलर द्वारा ली जा रही एकमात्र दवाएं नहीं थीं। उन्हें सत्ता में रहते हुए प्रति सप्ताह लगभग 120-150 गोलियों और 8-10 इंजेक्शन के साथ दर्जनों इंजेक्शन मिले, जो वर्षों में 800 से अधिक इंजेक्शन तक पहुंच गए। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है जब आप जानते हैं कि अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत में हिटलर नशीली दवाओं के कितना विरोधी था। 1920 के दशक में वह विशेषकर कोकीन से घृणा करता था और इसे शैतानी चीज कहता था। ओहलर के निष्कर्ष के अनुसार 1945 में मृत्यु से पहले हिटलर यूकाडोल की कमी के कारण वापसी के लक्षणों से पीड़ित था। मोरल ने लगभग 10 सालों तक फ्यूहरर के साथ अपनी साझेदारी का फायदा उठाया। इस दौरान वह नाजी पार्टी के उच्च पदस्थ सदस्यों और अन्य प्रभावशाली लोगों से जुड़ा, जो जल्द ही उसके धनी ग्राहक बन गए। उसके लेटरहेड पर उसे फ्यूहरर का निजी चिकित्सक लिखा था। उसने एक पूर्व यहूदी स्वामित्व वाले व्यवसाय को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसका उपयोग वह विटामिन और हार्मोन उपचार बनाने और मनमाने ढंग से लिखने के लिए करता था। ओला ने अपने शोध में नाजी पार्टी द्वारा युद्ध के अंत में विकसित की जा रही सुपरह्यूमन सैनिक बनाने वाली दवा DIX या D9 के बारे में भी जाना। D9 में 5 मिलीग्राम यूकाडोल, 5 मिलीग्राम कोकीन और 3 मिलीग्राम पेरविटिन शामिल थे। प्रदर्शन बढ़ाने वाले के रूप में वर्णित के लिए D9 को 1944 में सैन्य उपयोग के लिए विकसित किया गया था। वुल्फ कैंपर के अनुसार उद्देश्य था इसका उपयोग करके मानव सहन शक्ति की सीमाओं को फिर से परिभाषित करना। कील शहर में एक फार्माकोलॉजिस्ट और शोधकर्ताओं के समूह को यह दवा विकसित करने का कार्य सौंपा गया था, जिसमें वाइस एडमिरल हेलमुथ हेयर ने एक ऐसे पदार्थ का अनुरोध किया था जो सैनिकों को असामान्य परिस्थितियों में भी लंबे समय तक युद्ध के लिए तैयार रख सके और उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा दे। समूह ने वर्ष के अंत तक D9 विकसित किया और इसे बाद में नौसेना के दल और सैक्सनहाउजन एकाग्रता शिविर के कैदियों पर परीक्षण किया गया। कैदियों को 20 किलो के पैक के साथ गोल गोल मार्च करने को मजबूर किया गया। यह पता चला वे बिना आराम लिए 55 मील चल सकते थे। हालांकि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह हर किसी के लिए उचित नहीं था। एक प्रत्यक्षदर्शी ने जर्मन पत्रिका फोकस को बताया कि पहले दंड बटालियन के सदस्य शुरू में सीटी बजा रहे थे और गाने गा रहे थे, लेकिन उनमें से अधिकतर 24 घंटे बाद गिर गए।
युद्ध समाप्त होने से पहले ही दवा का बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव नहीं हो पाया। युद्ध की भयावहता से बचने के लिए कई सैनिकों ने पेरविटिन दवा पर निर्भर किया। 1939 में 21 वर्षीय सैनिक हाइनरिक बोएल ने कोलोन में अपने परिवार को लिखा और उनसे और पेरविटिन भेजने का अनुरोध किया, यह कहते हुए कि यहां परिस्थितियां कठिन हैं। 1940 में भेजे गए अगले पत्रों में उन्होंने परिवार से बार बार उस पदार्थ की अतिरिक्त आपूर्ति भेजने का अनुरोध किया। हाइनरिक सैन्य सेवा छोड़ने के बाद एक प्रसिद्ध लेखक बने और 1972 में युद्ध के बाद साहित्य के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले जर्मन बने। दवाओं के साथ आत्मचिकित्सा के अलावा अग्रिम पंक्ति के सैनिक भी शराब पर बहुत अधिक निर्भर थे। मेडिकल कोर के एक जनरल वॉल्टर किट्टेल ने कहा, उद्धरण, केवल एक कट्टरपंथी ही एक सैनिक को कुछ देने से मना करेगा जो उसे युद्ध की भयावहता का सामना करने के बाद आराम करने और जीवन का आनंद लेने में मदद कर सके, या उसे अपने साथियों के साथ एक या दो दोस्ताना पेय का आनंद लेने के लिए डांटेगा। कुछ नेता सैनिकों को इनाम स्वरूप शराब बांटते थे, वहीं कुछ शराब की बोतलें उन्हें बेची जाती थीं, जिससे उनकी कमाई फिर से सेना के पास पहुंच जाती थी। शराब को स्वीकार किया जाता था और कभी कभी उच्च अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहित भी किया जाता था, बशर्ते सैनिक कभी अनुचित व्यवहार न करें या सार्वजनिक रूप से नशे में न हों। हालांकि हिटलर के पास शराब के लिए कम समय था। उन्होंने कथित तौर पर जुलाई 1940 में एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया था कि शराब के नशे में अपराध करने वालों को कड़ी सजा और अपमानजनक मौत का सामना करना पड़ेगा अगर उनके अपराध विशेष रूप से गंभीर हों। परंतु सैनिकों को अनुशासित रखने के प्रयासों के बावजूद 1 वर्ष पश्चात जर्मन सेनापति ने कहा कि उनके सैनिक अनुशासन और नैतिकता का गंभीर उल्लंघन कर रहे थे। उनके विघटनकारी व्यवहारों में झगड़े में शामिल होना, अधीनस्थों के साथ दुर्व्यवहार, वरिष्ठों के खिलाफ हिंसक अपराध और अप्राकृतिक यौन कृत्यों से जुड़े अपराध शामिल थे। इससे यह निष्कर्ष निकला कि समस्या की जड़ शराब थी। स्पीगल की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 1939 और अप्रैल 1945 के बीच 705 सैनिक शराब से संबंधित कारणों से मारे गए। वे नोट करते हैं कि वास्तविक आंकड़े संभवतः अधिक हैं क्योंकि कई दुर्घटनाओं और आत्महत्याओं को शामिल नहीं किया गया था। नशीली दवाओं या शराब की लत से पीड़ित लोगों को विशेष सुविधाओं में उपचार के लिए भेजा गया। एक बार वहां कैद होने के बाद उनका मूल्यांकन किया जाएगा और उन्हें जबरन नसबंदी का सामना करना पड़ सकता है और इच्छा मृत्यु। शराब और मॉर्फिन आत्मचिकित्सा के साधन बन गए। युद्ध के दौरान चिकित्सा स्टाफ भी सैन्य सदस्यों द्वारा सामना किए गए आतंक से मुक्त नहीं थे और 1945 तक युद्ध की शुरुआत की तुलना में 4 गुना अधिक सैन्य डॉक्टर मॉर्फिन के आदी हो गए थे। फ्रांज वर्थाइम नामक एक चिकित्सा अधिकारी ने 1940 में डॉक्टरों द्वारा स्वयं पर किए गए प्रयोगों के बारे में लिखा। समय बिताने के लिए हमने खुद पर प्रयोग किए। हम दिन की शुरुआत कॉन्यैक के 1 गिलास पानी पीने और मॉर्फिन के 2 इंजेक्शन लेने से करते थे। हमने पाया कि दोपहर में कोकीन उपयोगी होती थी और शाम को हम कभी कभी योस्किन लेते थे। इस कारण हमारी इंद्रियां हमेशा हमारे पूर्ण नियंत्रण में नहीं होती थीं। सेना ने मॉर्फिन की लत से जूझ रहे लोगों के मुद्दे को रोकने के लिए फैसला लिया कि नशेड़ियों को दर्ज करके जिला चिकित्सा बोर्ड को रिपोर्ट किया जाए, जहां उन्हें पुनर्वास के लिए भर्ती या कानूनी रूप से मॉर्फिन दी जाएगी ताकि वापसी के लक्षण और आपराधिक व्यवहार रोका जा सके। स्पीगेल का कहना है कि जर्मन सेना शराबियों की तुलना में नशेड़ियों के साथ अधिक बुरा व्यवहार कर सकती थी क्योंकि वह सैनिकों को नशीली दवाएं उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार महसूस करती थी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि जर्मन ही एकमात्र नहीं थे जिन्होंने अपने सैनिकों को दवाएं प्रदान की। वास्तव में यह वर्षों से एक काफी सामान्य प्रथा रही है। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश और अमेरिकी सैनिकों को डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइन दिया जाता था। सेनाओं को एम्फेटामाइन की आपूर्ति की गई थी और जापानी सैनिकों को मेथाम्फेटामाइन दिया गया था। फिर भी दशकों से सेनाओं और सरकारों को सैनिकों में नशे की लत के प्रबंधन के लिए व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा है। 1940 के दशक के दौरान पदार्थों के सेवन के जोखिमों और दुष्प्रभावों पर शोध करने में किसी की रुचि या अध्ययन नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहासकार जेम्स हॉलैंड ने कहा कि लोगों के नशे में पड़ने के बाद उनके साथ क्या करना है वह दिखाई नहीं देता। आने वाले समय में इसे कठिनाई से सीखना पड़ा।
नशे के दुष्प्रभावों और उनकी क्षमता को पर्याप्त रूप से नहीं समझा गया था। युद्ध के अंत में उन लोगों के लिए बहुत कम मदद की पेशकश की गई जो